यार मार्केट में आजकल ना एक गजब का सस्पेंस चल रहा है। बात हो रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, यानी अपना जेएफएस। इसके Q4 रिजल्ट्स जब से आए हैं ना, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या कंपनी सच में घाटे में जा रही है या फिर किसी बहुत ही बड़े फ्यूचर की एक सॉलिड फाउंडेशन रखी जा रही है? आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं नंबर्स को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस नंबर गेम में डाइव करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी उलझन क्या है। ये सीधा सीधा गणित का एक पैराडॉक्स है। एक तरफ टोटल इनकम में 97% का जबरदस्त उछाल है, एकदम शानदार। लेकिन ठीक उसके बगल में जो नेट प्रॉफिट है वो 14% माइनस में जा रहा है। मार्केट को ना बस यही बात समझ नहीं आ रही। मतलब जब कमाई लगभग डबल हो गई तो मुनाफा गिर कैसे गया? ये कैसा मैथ्स है भाई, जहां पैसा आ तो रहा है पर प्रॉफिट में नहीं बदल रहा? तो हवा में बातें करने से अच्छा है सीधा बैलेंस शीट के हार्ड फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। पिछले साल टोटल इनकम 518 करोड़ थी, जो अब बढ़कर सीधा 1020 करोड़ हो गई है। मतलब एक सॉलिड 97% की ग्रोथ। और हां, नया 7 पैसे का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, जो शेयर बाजार में हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। लेकिन नेट प्रॉफिट 316 करोड़ से घटकर 272 करोड़ रह गया है। तो सवाल यह है कि इतनी बढ़िया इनकम और डिविडेंड के बावजूद प्रॉफिट का ये ड्रॉप आखिर क्या कहानी कह रहा है? और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है एक नंबर, 326%। जी हां, कंपनी का खर्चा 169 करोड़ से उछलकर सीधा 720 करोड़ पर जा पहुंचा है। एक मैसिव 326% का जंप। और सच बताऊं, यही वो असली वजह है जिसने प्रॉफिट को एकदम से नीचे खींच लिया है। लेकिन रुकिए, इस खर्चे को ना एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। इसे ऐसे समझिए, एक छोटा सा घर बनाना और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल महल बनाना, दोनों में बहुत फर्क है, राइट? समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट गिरा नहीं है, बल्कि उसे बिजनेस ग्रोथ के लिए जानबूझकर नीचे रखा गया है। जब हम एक छोटा घर बनाते हैं तो खर्चा लिमिट में होता है, पर जब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल महल बनाना हो ना, तो उसकी नींव मजबूत करने में पैसा पानी की तरह बहाना ही पड़ता है। तो इसे एक नुकसान की तरह देखना बिल्कुल गलत होगा। ये एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट है। ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि भाई ये इतना बड़ा खर्चा आखिर हो कहां रहा है। ये कोई आम रूटीन का खर्चा नहीं है। ये एक्सपेंस मेनली 3 हिस्सों में बटा है: हेवी स्केलिंग कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन और ट्रेजरी वॉलेटिलिटी। और सच कहें तो यही एक मजबूत फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव का पक्का सबूत है। सबसे पहले बात करते हैं हेवी स्केलिंग कॉस्ट की। भारत के 19,000 से ज्यादा पिन कोड्स तक अपनी फिजिकल पहुंच बनाना, टॉप लेवल का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट टैलेंट को हायर करना, इन सब कामों में ना बहुत भारी पैसा लगता है। ये वो फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आगे चलकर इस पूरे बिजनेस का भार उठाने वाला है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है कस्टमर एक्विजिशन। जियो फाइनेंस ऐप और जियो पेमेंट्स बैंक की एकदम एग्रेसिव मार्केटिंग की गई है और इसका रिजल्ट भी दिखा है। इस मार्केटिंग ने बैंक की इनकम को सीधा 11 गुना बढ़ा दिया है। अब देखिए, किसी भी नए बिजनेस में नए ग्राहक लाने के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होती है ना, और ये भारी मार्केटिंग बिल्कुल उसी का हिस्सा है। और तीसरा फैक्टर है ट्रेजरी वॉलेटिलिटी। ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट के उतार चढ़ाव के चलते इन्वेस्टमेंट बुक पर थोड़ा सा असर पड़ा है। हालांकि ये एक टेम्पररी इम्पैक्ट है, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंस शीट में इसका भी अपना एक रोल रहा है। तो मोटा मोटी बात यही है कि आज पैसा जमीन में बोया जा रहा है ताकि कल एक बहुत बड़ी फसल काटी जा सके। और ये बात ना सीधा जियो के कोर डीएनए को एक्सप्लेन कर देती है, जिसे हम द जियो प्लेबुक कहते हैं। इनका मॉडल हमेशा से एक ही रहा है: पहले मार्केट शेयर पर पूरा कब्जा करो और बाद में रियल मोनेटाइजेशन शुरू करो। अपना टेलीकॉम सेक्टर याद है ना? पहले फ्री डेटा दिया, पूरे मार्केट पर दबदबा बनाया और फिर जब सबको आदत पड़ गई तब मुनाफा कमाना शुरू किया। फाइनेंशियल सेक्टर में भी अब बिल्कुल वही प्लेबुक दोहराई जा रही है। अगर हम यहां से 2 से 3 साल का लंबा होराइजन लेकर सोचें ना, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। जेएफएस सिर्फ एक छोटा मोटा बैंक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना रहा है। चलिए अब उन 4 नए ग्रोथ इंजिन्स पर गौर करते हैं जो बस अभी स्टार्ट होने वाले हैं और जो इस भारी शुरुआती खर्चे को पूरी तरह जस्टिफाई कर देंगे। आगे के ये आंकड़े किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एकदम गेम चेंजर हैं। पहला इंजन है जियो ब्लैकरॉक। इनके एएमसी वेंचर ने सिर्फ 9 महीने में 15,200 करोड़ का एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट टच कर लिया है। अमेजिंग। दूसरा है लेंडिंग एक्सप्लोजन। इनका लेंडिंग एयूएम 25,000 करोड़ क्रॉस कर गया है और साल दर साल 150% की ग्रोथ दिखा रहा है। और तीसरा है इंश्योरेंस सेक्टर।
एलियंस के साथ इनका जॉइंट वेंचर रेगुलेटरी अप्रूवल पा चुका है, जो इस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को ना पूरी तरह से डिसरप्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन सच कहूं, सबसे बड़ा इंजन और इनका असली इकोसिस्टम एडवांटेज है ये। एक नंबर 450 मिलियन यानी 4.5 करोड़ से ज्यादा जियो सब्सक्राइबर्स का एक डायरेक्ट बेस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनको नया कस्टमर लाने के लिए बाकी बैंक्स की तरह मार्केटिंग में करोड़ों रुपए नहीं फूकने पड़ेंगे। इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ना पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम होने वाला है। चलिए, फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स क्या कह रहे हैं। स्टॉक का सबसे मजबूत बेस 198 पर है। अभी जो करंट प्राइस है वो 245 से 255 की रेंज में घूम रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर आने वाले 3 से 6 महीने में जियो फाइनेंस ऐप सही से क्लिक कर गया ना, तो एनालिस्ट इसका नियर टर्म टारगेट 280 से 310 तक देख रहे हैं। और अगर विजन फाइनेंशियल ईयर 27-28 तक का है, तो ब्लैक रॉक और एलियंस के प्रॉफिट जुड़ने पर यह स्टॉक 450 का टारगेट भी आराम से हिट कर सकता है। तो इतने सारे नंबर्स और डेटा का विश्लेषण करने के बाद अल्टीमेट सवाल फिर से वहीं आ जाता है, सेल और होल्ड, बेचना है या रखना है। देखिए, इस सिचुएशन को हम 2 क्लियर हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तरफ है सेल सिनारियो। ये उन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है जिन्हें बढ़ते खर्चों और टाइम करेक्शन से बेचैनी हो सकती है। उनके लिए निकलना बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है होल्ड सिनारियो। अगर माइंडसेट 2 साल से ज्यादा का है और उस जियो मास्टर प्लान पर पूरा विश्वास है, जहां एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इकोसिस्टम जीरो से बनाया जा रहा है, तो आज की गिरावट सिर्फ एक टेम्परेरी बिजनेस कॉस्ट नजर आती है। अल्टीमेटली फैसला पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट की अपनी पर्सनल टाइमलाइन पर ही टिका है। और हां, जाते जाते एक जबरदस्त प्रो टिप भी लेते जाइए। जो लोग आगे के प्राइस एक्शन को एकदम स्ट्रिक्टली कैच करना चाहते हैं ना, उनकी नजर इस अपकमिंग एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग पर होनी चाहिए। वहां एलियंस के साथ मिलकर बनाए गए स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लॉन्च टाइमलाइंस अनाउंस हो सकते हैं। और याद रहे, ये अनाउंसमेंट इस स्टॉक के लिए अगला सबसे बड़ा रॉकेट ट्रिगर साबित हो सकता है। तो सब कुछ डीपली समझने के बाद इस एनालिसिस को हम एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। चार्ट और डेटा तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन असल में पोर्टफोलियो की जरूरत क्या है? क्या इस वक्त एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो एग्रेसिव फ्यूचर ग्रोथ दिखाए, जहां आज बड़ा खर्चा करके कल मार्केट पर पूरी तरह कब्जा किया जाए, या फिर किसी ऐसे स्टेबल एसेट की जरूरत है जो आज ही शांति से बैठकर लगातार डिविडेंड देता रहे? बस इसी सवाल का जवाब इस डेटा के आधार पर आगे का सही रास्ता तय करेगा।